आवाज अगर जा रहा हो तो नो बोल दीजिए। आवाज अगर जा रहा हो तो नो बोलिए, नो। आवाज जा रहा है? किसी को नो? हाँ ठीक है, जा रहा है। देखो भाई, गुलाम वंश के बारे में पढ़ा रहे थे। इसको गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा गया, सोचो इसमें जितने बड़े बड़े शासक हुए से सब गुलाम हुए सब। चाहे इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कीजिए, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक था एक मेन गुलाम, दूसरा गुलाम कुबाजा, यालदोज, ये 3 गुलाम थे सब। कुबाजा से तो यालदोज, कुबाजा यालदोज से तो लड़ाई हो गया था, तराइन का तृतीय युद्ध। तो ये सब चीजें बताए थे। इल्तुतमिश ये भी गुलाम, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। इल्तुतमिश के बाद एक और अच्छा शासक हुआ बलबन। हालांकि रजिया का शासन का, रजिया सुल्तान का शासन ज्यादा दिन चला नहीं, 4 साल में बेचारी मरा गई। 36 में बलबन मरा, 40 में ये मरा गई। बलबन आया, बलबन भी गुलाम। तो इसमें 3 ठो बड़े शासक हुए सब, एक महिला हुई, 3 बड़े शासक, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये तीनों गुलाम थे। इस वंश के जितने शासक हुए सब सोच रहे गुलाम गुलाम रह गए, इसलिए इसे गुलाम वंश या गुलाम डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहां तक बता दिए थे? इल्तुतमिश बता दिए थे। क्वेश्चन बताइए तो आप ध्यान से। इल्तुतमिश ने तराइन का तृतीय युद्ध कब और किसके साथ लड़ा था? इल्तुतमिश ने गुलाम तराइन का तृतीय युद्ध कब और किसके साथ लड़ा था? कब और किसके साथ लड़ा था? यालदोज के साथ 1215 में। ठीक है, यालदोज के साथ। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम थे, यालदोज, कुबाजा और इल्तुतमिश, सॉरी मोहम्मद गौरी। तो इसके वंश का पहला शासक ऐबक। इस वंश का अगला शासक क्या था? ऐबक। ऐबक के बाद कौन बना? इल्तुतमिश और ऐबक के बीच में एक छोटा सा शासक आया था। ऐबक के बाद शासक का नाम बता दीजिए। ऐबक के बाद एक छोटा सा शासक आया था। ऑप्शन दीजिए बबुआ, ऑप्शन देंगे आराम सा, क्लास में ऑप्शन देंगे आराम सा। आराम करने के लिए भेज दिया इसको। क्या ये योग्य शासक था? आराम सा योग्य शासक नहीं था। वेरी गुड, ये ससुरा उतना योग्य नहीं था, हटाइए इसको। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन आया था? इसने रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन को कौन हटा दिया? रजिया सुल्तान हटा दी थी। रजिया सुल्तान हटा दी थी। रजिया सुल्तान, रजिया हटा दी थी। रजिया सुल्तान के बाद 2 और शासक हुआ सब, उतने महत्वपूर्ण नहीं हुए सब, 6 साल तक शासन। उसके बारे में समझाते हैं। अब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। ईरान के शासक राजा बनने की एक डिग्री देते थे, वो डिग्री कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं ला पाया, जिसलिए उसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। इस डिग्री को क्या कहा जाता था? ये जो खलीफा जो डिग्री देते थे कि हाँ भैया सर्टिफिकेट की आप राजा बन सकते हैं। जैसे कैसे हम सबको गाड़ी चलाने आता है, लेकिन जब तक ड्राइविंग लाइसेंस ना हो आप गाड़ी नहीं चला सकते। ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलते हैं हम लोग। खिलात, वेरी गुड। खिलात समझिए एक तरह का ड्राइविंग लाइसेंस। अब जैसे गाड़ी चलाने हमको भी आता है, तो जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था मेरे पास, फाइन भरना पड़ता था। और बीच में देखते थे ट्रैफिक रूल बहुत खतरनाक आ गया था, तो जरा 50-50 हजार फाइन मारता था। हमको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ा। चलाने आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें गाड़ी चलाने आता है बट उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों को वास्तविक ड्राइवर नहीं मानेंगे। गाड़ी चलाने आए चाहे ना, ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तो ड्राइवर है। अगला बताइए, भारत में पहली बार मकबरा निर्माण किसने चालू किया? ऐबक या इल्तुतमिश? मकबरा निर्माण सबसे पहले ऐबक ने चालू किया, इल्तुतमिश। वेरी गुड, इल्तुतमिश। लेकिन मस्जिद निर्माण का काम सबसे पहले कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा इसने चालू कर दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू किया था। चालीसा दल का निर्माण 40 तुर्क सरदारों का काम इल्तुतमिश ने किया था, ये उसका मंत्रिमंडल था। साथ ही इल्तुतमिश ने भारत की सामंती व्यवस्था की तरह ही वेतन के बदले जमीन देने की व्यवस्था चालू किया। इस व्यवस्था को कौन सा व्यवस्था कहा गया?
वेतन के बदले जमीन देने की व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहा गया? इक्ता व्यवस्था। वेरी गुड, इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था। इल्तुतमिश के वक्त में चंगेज खान किसका पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ गया था? इल्तुतमिश के समय चंगेज खान किसका पीछा करते हुए दिल्ली तक आ गया था? चंगेज खान किसका पीछा करते करते दिल्ली तक आ गया था? जियाउद्दीन मांगबरनी का। वेरी गुड, जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते दिल्ली तक आ गया। किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते। देखिए, इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही कह दिया था कि जिसको भी अगर न्याय ना मिले ना, तो फ्राइडे के दिन, जुम्मा के दिन, फ्राइडे के दिन वो लाल कपड़े पहन के मस्जिद के आगे खड़ा होगा, तो सारे लोग मिलकर उससे पूछेंगे कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। तो ये उसके समय लाल वस्त्र की व्यवस्था चालू हो गई थी। इल्तुतमिश जो था, ये जब मरा तो कह दिया कि मेरे जगह पे रजिया सुल्तान शासक बनेगी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद राजा बन गया 1236 में ससुरा रुकनुद्दीन। लेकिन रुकनुद्दीन जब राजा बना तो रजिया सुल्तान क्या कहनी, लाल वस्त्र पहन ली। क्या कही? लाल वस्त्र पहनकर कहाँ चली गई? मस्जिद के सामने। लोगों ने कहा कि रे ससुरा, इसको राजा बनाओ, क्योंकि इल्तुतमिश ने कहा था कि हाई हमारा बेटवा भेड़ है, तो ये भेड़ा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये क्या लिख दिए जी, रजिया सुल्तान गलत लिख दिए हैं। रजिया, रजिया सुल्तान। तो ये लाल वस्त्र पहन ली और इसको न्याय मिला। लोगों ने इसे क्या कर दिया, प्रेशर बनाया। तो 40 तुर्क सरदारों ने मजबूरी में किसे बना दिया? राजा रजिया को। अब 40 तुर्क सरदारों में ये जो सरदार थे, ये इस्लामिक धर्म के ज्यादा जानने वाले थे। अब तुर्क सरदार, सरदार का मतलब ये पंजाबी सरदार नहीं थे। अब ये जो रिलीजियस फैक्टर आ जाता है ना, तो यहाँ महिलाओं को बड़ा कम वैल्यू दिया जाता है। आज भी देखेंगे तो जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, महिलाओं को वैल्यू बराबरी नहीं, मतलब उतना बराबरी का दर्जा नहीं देते। इस्लाम में बहुत कम दर्जा दिया गया था। तो इसने कहा कि भैया ये महिला है, ये राजा कैसे रहेगी? तो शुरुआत से ही इसका विरोध होने लगा। तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के न्याय तो मिल गई। ये फर्स्ट महिला शासिका थी। ये दिल्ली सल्तनत की और गुलाम वंश दोनों की ये पहली महिला शासिका थी। और ये पुरुषों की भांति बड़े से टोपी पहनती थी, और जो अरब देशों वाला ड्रेस होता है ना, देखते होंगे, तोप बोलते हैं उसको, जो ऊपर से नीचे तक पहने रहते हैं, वो मर्दों की तरफ पहन के आती थी, तलवार रखती थी और दरबार आयोजन करती थी। जिस तरह से मेल राजा रहता है उस तरह से। इसका कहने का मतलब था, राजा एक पद का नाम है, इस पे लड़का बैठे या लड़की बैठे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको अंदर ही अंदर 40 तुर्क सरदार जो थे वो पसंद नहीं करते थे, जिसका एक और रीजन था। लड़की भी सोचा सभी लड़कवा को ज्यादा वैल्यू नहीं देती है सब। लड़की क्या कहती है सब कि, देखिए 2 बात लड़कियों का ध्यान से सुनिएगा। लड़की जो होती है, लड़कों को क्या कहते हैं? लड़के ना 1 नंबर के गधे होते हैं, लड़के सब गधे होते हैं। और फिर क्या कहेगी, हम लड़कों से कम है क्या? अरे भाई कहना क्या चाहती हो, मतलब तुम भी गधे हो भाई? तो मतलब क्या इस बात का, लड़के 1 नंबर के गधे होते हैं, हम लड़कों से कम है क्या? अजीब हाल है। लड़की सब भी ना बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देती है सब, लड़का सब। और अगर जॉब हो जाएगा, बड़े पोस्ट पे बैठ जाएंगे तो लड़का को तो अजीब देखेंगे सब। ओ माय गॉड मैन, ओ माय गॉड मैन है, आदमी है। तो ये भी वैल्यू नहीं देती थी किसी कोई दिक्कत? दोनों में टसल होने लगे। और पूरे समाज में, इस्लाम समाज में मुसलमान को एज ए लीडर बहुत जगह, मतलब आप हिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिए, कहीं एक्सेप्ट नहीं किया गया है एज ए लीडर वहां पर। अब इसको लीडर के रूप में बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। इवन रजिया सुल्तान के खुद का मंत्रिमंडल जो था, जिसे चालीसा दल कहते थे, ये लोग भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे एज ए राजा के रूप में। अब राजा है तो इज्जत तो करना ही पड़ता है, नहीं तो ससुरा कटवा देगा हमको, क्या दिक्कत हो जाएगा। अब इसके वक्त में, इससे पहले जो इसके अब्बा गुजरे थे इल्तुतमिश, इन्होंने इक्ता व्यवस्था चालू किया था कि सैलरी के बदले जमीन दी जाएगी। तो जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास बड़ी बड़ी जमीन थी। अब इसका जो ये सैलरी के बदले ये भी जमीन देती थी, लेकिन ये चालीसा दल को वैल्यू नहीं देती थी, बल्कि ये एक दिल्ली के ही एक इक्तादार था, यानी अधिकारी था, जिसके पास भी जमीन मिलती थी वेतन के बदले। उसका नाम था मलिक याकूत।
मलिक याकूत से इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध था, मिलती थी उससे, इससे बुलाती थी, अकेले में बात करती थी। तो 40 तुर्क सरदारों ने हल्ला उड़ा दिया, रजिया मलिक याकूत से फंस गई लो, चक्कर चल तो दोनों में गड़बड़ हो लो, इस समाज खातिर ठीक ना हो लो। हल्ला कर दिया सब कि रजिया फंस गई लो। किससे फंस गई लो? मलिक याकूत से। और दिल्ली का ससुरा इक्तादार था, छोटी सी जागीर थी उसके पास, वेतन के बदले जमीन मिलती थी। अब किसी लड़की को बदनाम कर देना बड़ा इजीली हो जाता, कोनो लड़का के साथ देख लो तो उस वक्त में तो, और उस वक्त छोड़ो ना, गांव में आज भी अगर कोनो लड़की कोनो लड़का से चौराहा पे बतिया देगी तो गांव में हल्ला हो गई लो, रे उनका लड़कियां फंस गई लो जा फलनिया के साथ। गांव में बड़ी तेज हल्ला होता है इस सबका, समझ में आएगी नहीं आ गया? तो इसको एगो दिक्कत हो गया, साउंड लो हो गया है, साउंड ठीक नहीं जा रहा है। अच्छा फैन का आवाज आ रहा है, ये ससुरा तो नहीं, धीरे बोल रहे फैन वहां। अब यहां पर रजिया के सामने डबल समस्या। एक तो तुर्क सरदारों ने, देखो ऐसा कोई रियलिटी में था या नहीं था इस पे नहीं, लेकिन तुर्क सरदारों ने जानबूझ के इसको निकाला था। ये भारत को देखिए ध्यान से, यहां है दिल्ली। अब यहां इसको कह दिया गया कि रजिया का चक्कर है किसके साथ? याकूत के साथ, मलिक याकूत के साथ चक्कर है। जबकि पंजाब जो था उस समय तबर हिंद था, इसका नाम था तबर हिंद। पंजाब का नाम क्या था? तबर हिंद। तो तबर हिंद का जो अधिकारी था, जिसे वेतन के बदले जमीन मिलती थी, उसका नाम था मलिक अल्तुनिया। अल्तुनिया, क्या नाम था? अल्तुनिया नाम था। तो मलिक अल्तुनिया जो था उसने कहा कि देख भैया, हम रजिया को राजा नहीं मानते हैं, ये एरिया स्वतंत्र रहेगा, यहाँ के राजा हम हैं। अब यहाँ पहली बगावत चालू हो गई। रजिया कह रही है कि ससुरा हम राजा है ना, तुमको सैलरी देते हैं, तुम वेतन के बदले जमीन देते हैं, इसका मतलब वो जमीन तुम्हारा थोड़े हो गया, यहाँ पे तुम उसमें उगाओ वगैरह, अब राजा थोड़ी बनोगे। अब विद्रोह हो गया किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। अब ये पूछी मलिक याकूत से, मलिक याकूत क्या किया जाए? कहा कि युद्ध कर दो। 40 तुर्क सरदारों से पूछी क्या करना चाहिए, तो कहा कि युद्ध कर दो। तो रजिया जब युद्ध करने के लिए निकली ना, किससे? अल्तुनिया के पास युद्ध करने के लिए गई। तो 40 तुर्क सरदार जो थे सब ये चाहते थे सब मरा जाए, लेकिन युद्ध में रजिया भारी पड़ी, युद्ध में रजिया भारी पड़ गई। और अल्तुनिया को शुरुआती दौर में मलिक अल्तुनिया जो था, इसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन युद्ध एक दिन में खत्म तो हो नहीं जाता है, लंबा चला। युद्ध के अंतिम क्षण में अल्तुनिया भारी पड़ने लगा, अब रजिया हारने लगी। और रजिया को एहसास हो गया कि हम युद्ध हार जाएंगे। रजिया ने देखी कि ससुरा युद्ध हार जाएंगे तो बड़े बेइज्जती होगा, तो एकरा से कही हमरा से ब्याह करबो। देखो ध्यान से, कितना होशियार, जानती है कि हार जाएगा तो भी तुम मेरे नीचे रहेगा, अब ब्याह कर लेंगे तो तुम मेरा पति बनेगा, दिन भर में 4 बार तोरा डांटेंगे, ऐसे रहा जाता है, ऐसे खाना खाया जाता है, ऐसे कपड़ा पहना जाता है, 4 बार डांटेगी। तो ओकरा से कही कि हमसे ब्याह कर लो। अब आप बताइए, मलिक अल्तुनिया के जगह अगर आप रहते तो क्या ये ऑफर ठुकराते? आप में से कोई लड़का इतना बड़ा ऑफर ठुकराएगा? बताओ भैया। किसी देश की शासिका अगर कहे भाई हम थोड़ा से ब्याह करना चाहते हैं, जैसे ट्रम्प आया था ना, इवांका ट्रम्प वगैरह, इस तरह कोनो देश के राष्ट्रपति की रानी महारानी कहे हमसे ब्याह करो, तो कह रहा एक नंबर, दिखने में भी सुंदर, जायदाद इतना ज्यादा, एक नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि नहीं सर, अरे तू लोग का लिए छोड़ने वाला, दहेज तो छोड़वे नहीं करता है सर। तो ये शादी कर लिया। तो रजिया जो थी किससे शादी कर ली? रजिया शादी किससे कर ली? अल्तुनिया से शादी कर ली। अब मलिक याकूत कराएगा हमरा का हो, तो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ये बेचारा सोच रहा था कि ब्याह हमरा से होगा, अब बेचारा ये इससे ब्याह कर ली। अब समस्या समझिए ध्यान से, समस्या क्या था? समस्या ये था कि जो 40 सरदार थे सब, जो मंत्रिमंडल था 40 दल, ये ना अल्तुनिया को पसंद करता था, ना रजिया को पसंद करता था, ना याकूत को पसंद करता था। तो ये 40 तुर्क सरदारों ने हल्ला कर दिया कि यहां से बहुत बड़ा खजाना जाने वाला है। अब डाकुओं का जो गिरोह था वो 1240 ईस्वी में, ये 1236 से 40 तक इसका शासन रहा था, 36 से 40। यहाँ डाकुओं के सरदार जो थे सब,
वो हरियाणा की एक जगह है कैथल, हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहां रजिया और अल्तुनिया के काफिला पर हमला कर दिया, ये सोच के कि इसमें डाकू है सब, और दोनों को मार दिया। बाद में देखे सब कि जा तो सुराई तो राजा को मार दिए, यहाँ के रानी को मार दिए, डाकू भाग गया सब। अब हमला करना चाहिए 40 तुर्क सरदारों को ना, कि तुमने मेरे राजा रानी को क्यों मारा, ये हमले नहीं किया, काश हम तो चाहिए रहते कि महाराजा। अब ये बच गया अल्तुनिया, तो 40 तुर्क सरदार एक उड़ा दिया सब, तो इधर गया याकूत, इधर गया अल्तुनिया, इधर गई रजिया, चौपट हो गई रजिया, मरा गई यहाँ पर। 40 तुर्क सरदार जो थे सब अब कह सके अब हम किसी पुरुष राजा को यहाँ रखेंगे। तो ये समाज बड़ी उटपटांग है, महिलाओं को बराबरी का जल्दी दर्जा देता नहीं है, बड़ा मुश्किल से देता है ये दर्जा। तीनों साफ हो गए सब, तीनों के तीनों साफ हो गए सब। तो बताइए, रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहासकार कहते हैं कि रजिया अगर महिला न होती तो दिल्ली सल्तनत की बहुत ही श्रेष्ठ शासिका रहती, उसकी गिनती एक महान शासकों में गिनी जाती। लेकिन रजिया एक असफल शासक थी, लेकिन अयोग्य शासक नहीं थी। उसकी असफलता का मुख्य कारण रजिया का महिला होना था, न कि उसकी असफलता का कारण उसकी अयोग्यता थी। तो रजिया एक योग्य शासक थी, किंतु वो असफल रही थी क्योंकि उसकी असफलता का मुख्य कारण महिला होना था। समझ में आ गया? हाँ सर, रजिया अच्छी थी। देखो, रजिया सुल्तान शासिका ठीक थी, 4 साल शासन की। अब 4 साल में कौन सी बदल जाएगा, कुछ खास बदलाव 4 साल में तो दिखता नहीं है। तो लेकिन इसकी महिला होने की वजह से इसको बहुत टॉर्चर करना पड़ गया, कर दिया सर। ऐसा ससुरी दूधू जगह फसला बिना के क्या जरूरत था, इधर अटका के रखी थी याकूत को, उन्हें जाके अल्तुनिया से ब्याह कर ली, ऐसे थोड़े होता है। इसलिए सबको कहते हैं कि कोई अगर तुमसे कहता है कि तोरे से ब्याह करेंगे तो तुम समझ जाना कि तुम क्या है, याकूत है। कोई अचानक अल्तुनिया आएगा लेके चल जाएगा, तुम ब्याह में कुर्सी सीधा करना उसके। इसलिए इस सब चक्कर में नहीं पड़ने का, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़े, तो ये हो गया अल्तुनिया, ये हो गया यहाँ पर। रजिया सुल्तान की मृत्यु डाकुओं के हमले में हो गई थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु डाकुओं के हमले में हुई थी। यह डाकुओं का हमला कहां पर हुआ था? डाकुओं का यह हमला हरियाणा के कैथल में हुआ था। डाकुओं का यह हमला हरियाणा के कैथल में हुआ था। डाकुओं का यह हमला कहां हुआ था? हरियाणा के कैथल में। आगे बढ़े, अब शासन की पूरी बागडोर किसके पास आ गई? 40 तुर्क सरदारों के बीच आई। ये 40 तुर्क सरदार जो थे, ये किसी पुरुष शासक को बनाना चाहते थे, भले वो योग्य हो या योग्य न हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। आप बताइए, ये 40 तुर्क सरदार शासन के लिए ठीक थे या नहीं? आप ये बताइए। हम बैटरी चेंज कर देते हैं, जब तक आप बताइए, 40 तुर्क सरदार क्या शासन के लिए ठीक थे या नहीं थे? ना ससुरा बहुत खराब था सब, शासन पे दबाव बना देता था। वेरी गुड। अब भैया, रजिया सुल्तान जो शासिका थी, इसका तो फाइल निपट गया 1240 में। अब इन लोगों ने शासक बनाया एकदम बकलोल को। उस बकलोल का नाम था बहराम शाह। उस बकलोल का नाम था बहराम शाह, लेकिन उस बकलोल में खासियत था कि वो पुरुष था। देखो भाई, महिलाएं जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं काम कर सकती हैं, लेकिन एक देखिए, भारत में कई लोग कहते हैं कि महिलाओं को आता नहीं है, ये नहीं आता है, जैसे रजिया सुल्तान को इन लोगों ने किया, लेकिन पुरुष लोग को ये नहीं दिखता। हम आप ही को एक बात बताते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाइए या कोई कार चलाइए, आपको साल में 2 से 3 बार अगर हम आपको मौका देते हैं, चलिए कार चलाइए या मोटरसाइकिल चलाइए, आप अच्छा चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। आप पढ़ लिख कर पीएचडी भी किए रहेंगे ना, उतना अच्छा कार नहीं चला पाएंगे। हम खुद 4 व्हीलर खुद से अपना ड्राइव कर लेते हैं, पटना से घर चले आते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे और मेरे ड्राइवर में, सोच रहा हमसे अच्छा ड्राइवर चलाता है। रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि ड्राइवर हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, उस पर ज्यादा वर्क किया है। तो उसी तरह भारत में महिलाओं को समाज से काट कर उसको घरों में रख दिया गया है।
समाज से काटकर जब महिलाओं को घरों में रख दीजिएगा तो उसको समाज में घुलने मिलने की हैबिट कम हो गई है। जिस तरह से हमें गाड़ी चलाने की उतनी हैबिट नहीं है लेकिन चला लेते हैं, तो हम उतना अच्छा गाड़ी नहीं चला पाते हैं जितना मेरा ड्राइवर चला लेता है। उसी तरह महिलाओं को जब आप घर में रख दिए तो घर का काम बहुत बेहतरीन से करती हैं, सब साफ सफाई, खाना बनाना, मेहमान को कैसे देख। लेकिन जब वही महिला समाज में जाती है तो समाज में आपने उसको मिलने घुलने कहाँ दिया है? तो समाज में जाएगी तो घुच पचा जाएगी। गांव में महिला रही है, घर में रही है, सड़क पे जाएगी तो अजीबे चल जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सड़क पे चल के सामान देखने लगी, दुकान ठीक है। अरे भाई, अगर वो बराबर निकलती घर में जैसे, तो उसको भी समझ में आता। पुरुषों को 1 साल में कोरोना ने समझा दिया है कि महिलाएं किस तरह घर में एडजस्ट करती हैं। आप देखें, लॉकडाउन में सड़क पर केवल और केवल पुरुष पिटाया। लॉकडाउन में सड़क पर केवल कौन पिटाया? पुरुष। ऐसा मार मार के टैटू बनाया है सब पुलिस वाला ना, उनका टैटू 6-6 महीना बाद तक वहीं पे लहर रहा होगा टैटू उनका। अब लॉकडाउन में पुरुषों को समझ में आया, सोच रहा था घरवा में कैसे औरतियां रहती है सब। तो यही समाज में गड़बड़ हो गया। उसे आप बराबरी का मौका नहीं दिए और बराबरी खोज रहे हैं यहाँ पे। एक काम कीजिए, एक पुरुष और एक महिला दोनों को घर में रखिए, बराबर चीजें, फिर देखिए कैसे समझ में आता है। आगे बढ़े। हम तो हैवी ड्राइवर हैं ना भाई, हम गाड़ी ठीक ठाक चला लेते हैं, किसी को कभी एक्सीडेंट लड़ाते उड़ाते नहीं है। लेकिन जब बात ड्राइवर से आती है ना, तो वो एकदम परफेक्ट होते हैं लोग, वो अपने काम के लिए। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से। अब जैसे कोई भोजपुरी बोलता है, अगर वो हिंदी बोलेगा ना तो पता चल जाएगा कि ये हमेशा हिंदी नहीं बोलता है, ये भोजपुरी बोलने वाला है। और अगर हिंदी बोलने वाले लोग अगर भोजपुरी बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है उसके मुंह से सुनने में, भोजपुरी में लटखड़ा जाता है। अब जैसे हम पंजाबी बोलेंगे, ओए उतर सडाहक इधर रख, वो अजीब लगता है, वो पंजाबी वाला हमसे बोल नहीं पाएंगे, तो सुनने वाला भी समझ में आएगा इसको बोलने नहीं आता। वैसे ही समाज में महिलाओं को घर में रखा गया, समाज में मिलने जुलने नहीं दिया गया, बस वही हो गया इन लोग को। तो आगे जो शासक बनाए सब 40 तुर्क सरदारों ने, ये बहराम शाह को बना दिया। बहराम शाह 1 नंबर का बकलोल शासक था, महाबोक था, बोक, उसने कुछ नहीं किया बहराम शाह ने। लेकिन बात वही है भैया, पुरुष था। तो अगला शासक कौन बना? बहराम शाह। बहराम शाह ये मर गई 40 में, 1240 में ये मरी, और ये 1240 से 1242 तक रहा। ये पूरी तरह से एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। कैसा शासक था भैया? पूरी तरह से ये अयोग्य शासक था। इसने कोई शासन में अच्छा काम ही नहीं किया। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह को शासक बनाया गया। इसके बाद शासक किसको बनाया गया? नसीरुद्दीन शाह को। नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन, बहराम शाह के बाद नसीरुद्दीन शाह को। नसीरुद्दीन शाह 1242, ये तो 46 तक न रहेगा जी, 1246 तक, 42 तक, 1242 तक। तो ये 1242 से 1246 तक शासन रहा। ये बहुत ही मित व्ययी था। मित व्ययी, मित मतलब होता है कम, व्ययी मतलब खर्च करने वाला, बहुत कम पैसा खर्च करता था। यह इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता थी। नसीरुद्दीन शाह में सबसे बड़ी विशेषता बहुत कम पैसा खर्चा करता था। जैसे हम बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं, करेंगे कहाँ? बाजार में कहीं खरीदने जाते हैं तो लोग पहचान जाते हैं, खान सर एगो फोटो, एगो सेल्फी। हम कह रहे भैया क्या बोलेंगे तोरा। हम पेट्रोल पंप पे एक बार गए थे फ्यूल भरवाने, ड्राइवर नहीं, हम गए, हम खुदे चला लेते। सर खान सर ना एगो फोटो खिंचवा ले, हमारे यहाँ से पेट्रोल भरवाए थे। तो चाहते आगे बढ़े। तो ये मित व्ययी था, बहुत कम पैसा खर्च करता था। ये अपनी जिंदगी टोपी सी के जी लाता था। मुस्लिम लोग जो टोपी पहनते हैं ना, ये टोपी बीनता था और बेचता था, तो लोग शौक से खरीदते थे, राजा साहब के हाथ का टोपी है, तो ये टोपी बीन के जिंदगी व्यतीत करता था। टोपी बीनकर जिंदगी बीताता था। और इसको पता था कि ये 40 तुर्क सरदार जो है सब, ये ससुरे बहुत खचरा है सब, और ये 40 के 40 तुर्क थे सब। इसलिए इसने सोचा कि इन तुर्क सरदारों के बीच में कोई अलग देश का भी घुसाया जाए। तो इसने एक बहुत ही योग्य व्यक्ति को इस 40 दल में शामिल किया, जिसका नाम था बलबन। तो इसने बलबन को किसमें शामिल कर लिया? बलबन को शामिल कर दिया 40 दल में। बलबन को किसमें शामिल कर लिया? 40 दल में शामिल कर लिया।
और बलबन में नो डाउट बलबन एक बहुत ही योग्य शासक था। इसने चालीसा दल में शामिल हुआ तो 40 तुर्क सरदारों के प्रभाव को रोक दिया। इसने खुश होकर बलबन को उलुग खान की उपाधि दिया। उलुग खान, उलुग खान की उपाधि दिया। ये क्वेश्चन 10वीं बार पूछ चुका है। उलुग खान किसका नाम? बलबन को। उलुग खान किसे कहते हैं? बलबन को। उलुग खान खुद नसीरुद्दीन शाह का गुलाम था। अब ध्यान सके, इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा गया कि इसके गुलाम कब राजा बन जाते थे सब पता ही नहीं चलता था। तो उलुग खान जो था वो किसका गुलाम था? नसीरुद्दीन शाह का। नसीरुद्दीन शाह का गुलाम था। इसने इसे 40 तुर्क सरदारों के मंत्रिमंडल में भी जगह दिया। कोनो एगो बुढ़ा गया होगा उसको हटा के इसको रख दिया वहां पे। बलबन एक योग्य शासक था। नसीरुद्दीन शाह के मरने के बाद गद्दी संभाल लिया बलबन। गद्दी संभाल लिया बलबन। 8वां कौन हो गया? बलबन। नसीरुद्दीन शाह के बाद गद्दी संभाल लिया कौन? बलबन। 1246 में बैठा गद्दी पर। 1246 में गद्दी पर बैठा कौन? बलबन। बलबन एक बहुत ही योग्य शासक था और ये ईरान का था। इसे पता था कि हमारी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे सब कौन? तो ये 40 तुर्क सरदार। इसलिए इसने चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया। कहा कि ना रहेगा चालीसा दल और ना ये लोग शासन करेंगे, लोग इस 40 दल को ही समाप्त करते हैं। तो ये एक तरह से कहिए तो अंतिम महान शासक था 1287 तक। 1900 लिख दी, 1900 बलबन। 1246 1287। ये कौन सा कहाँ का था? ईरानी था। कहाँ का था? ईरान का था। ईरान में ज्यादातर सिया लोग रहते हैं। सिया, सिया। इस्लाम में दो ठो का 73 गो टुकड़ा है। 73, 2 ठो नहीं 73, 2 गो फेमस है सिया सुन्नी। इसमें और भी आते हैं बरेलवी, अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, तमानियाजी, हनफी, अरे कई ठो, मतलब अरे यार 73 को हम तो कहाँ से जुड़वा पाएंगे? 73 ठो टुकड़ा। तो ये ईरान का था। ईरान में ज्यादातर मेजोरिटी सिया लोगों की है। किसकी है? सिया लोग की। तो सिया सुन्नी में अजान भी अलग आधा घंटा का गैप होता है। ईरान का सिया था। इसने सिया परंपराओं को अपने देश में लागू कर दिया। जैसे सजदा, सजदा जो होता है ना, हल्का झुक के ऐसे बहुत ज्यादा झुक जाया जाता है राजा के पास, ऐसे झुक जाया जाता है राजा के पास। तो राजा को ये क्या करने के लिए सजदा कर दिया, सजदा। जबकि इस्लाम में स्पष्ट कहा गया है कि आप किसी का सजदा नहीं कर सकते हैं। इवन आप देखिएगा किसी के आगे नहीं झुक सकते। इस्लाम की मूलभूत धारणा यही है कि अल्लाह के सिवा आपको कहीं नहीं झुकना है। इसलिए आप देखेंगे इस्लाम में दौर पे पैर और नहीं छूता है लोग, देखेंगे हम नहीं झुक सकते। हालांकि वो पैर झुक के प्रणाम करना ये नहीं होता कि हम आपके अधीन है, हम आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। भारत में टीचर लोग का पैर छुआ जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि टीचर हमारे राजा है, हम उनके गुलाम है। वो एक रिस्पेक्ट की भावना है। बट ये सचुरा राजा होके सजदा कराता था। ठीक हुआ कि उस समय यूट्यूब और ट्विटर नहीं था, नहीं तो एगो ट्विटर पे ट्रेंड चलता, रिपोर्ट ऑन बलबन, रिपोर्ट ऑन बलबन। टीवी पे जिस तरह बहस होता, कैसे हमको लेके बहस हो गया था, ये देश को तोड़ दे, हम देश तोड़ देंगे। बताओ यार, हम देश तोड़ देंगे। समझ में गया? अरे चलो यार सुधार देंगे यहाँ पे, चलो यहाँ गलत हो गया होगा, सुधार देंगे यहाँ पे। तो इसने कौन सा व्यवस्था चालू कर दी है? सजदा। जबकि सजदा दूसरे का लीगल ही नहीं है। आइए, मुसलमान शासक थे, खुद का सजदा कराते थे। पैबोस पद्धति, तो खैर इस्लाम में पैबोस है, पैर को चूमना, माँ बाप के हाथों को चूमना, ये ठीक है और ये रेस्पेक्ट के लिए होता है, नहीं ऐसे प्रणाम। तो पैबोस, पैबोस, सजदा और पैबोस पद्धति को इसने क्या किया? चालू करा दिया। ईरान में एक 9 दिनों तक त्योहार मनाया जाता है, नवरातन की तरह। जिस तरह भारत में नवरात्रि होता है ना, ईरान में एक 9 दिनों तक त्योहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं नौरोज त्योहार। इसने कौन सा त्योहार चालू किया? नौरोज त्योहार। एनडीए में क्वेश्चन पूछा था कि नौरोज किसका त्योहार है? पारसियों का। पारसी लोग नौरोज त्योहार मनाते हैं। एनडीए में क्वेश्चन पूछा था, नौरोज त्योहार। समझ आ गया? किसका त्योहार है भैया? पारसी लोग का। आगे बढ़े। जबकि इस्लामिक परंपरा के हिसाब से आप सजदा केवल किसका कर सकते हैं? खुदा का।
और ये सजदा किसका करा रहा था? खुद का सजदा। काफी वक्त तक सजदा चला था, लेकिन आप एक बार टीवी डिबेट पे ये नहीं सुन सकते हैं कि इसने सजदा कराया तो गलत था। इससे जरूरत नहीं, बोलेंगे कैसे? उस समय कोई बोलता तो कटवा देता, क्योंकि इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। कहा कि सचरा कोई भी बोल देगा काट के रख देंगे। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? बलवन का। एकदम कठोर नियम, रक्त एवं लौह की नीति, काट के रख देंगे ससुर तुनाई। इसने कहा कि राजा जो होता है ना, ईश्वर का दूत होता है, ईश्वर का दूत होता है राजा। अरे भैया, ईश्वर का दूत फरिश्ता होता है। सबसे फेमस इस्लाम के हिसाब से दूत का नाम जिब्राइल था, और ईश्वर का जो पैगाम जमीन तक लोगों को पहुंचाता है, उस पैगाम पहुंचाने वाले को पैगंबर कहा जाता है, इंग्लिश में प्रोफेट। आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे। ये कहता है कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर ने हमें भेजा है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ससुरा ट्विटर रहता ना तो तुम भी रिपोर्ट ऑन बलवन हो गया रहता। आप बताओ भाई, अगर ट्विटर उस समय रहता 1287 में, तो इसको रिपोर्ट करते लोग कि नहीं करते लोग? रिपोर्ट ऑन बलवन। लेकिन ना, बलवन पे रिपोर्ट नहीं होगा। इसने खुद को खुदा का प्रतिनिधि कहा। इसने क्या कहा? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। कोई का प्रतिनिधि होता है? ईश्वर ने कहा दो ही चीज, कि हम जमीन पर अपनी पैगाम किसके थ्रू पहुंचाएंगे? पैगंबर के थ्रू। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से लगभग 1.25 लाख पैगंबर आए हैं, जिसमें ईसाई जिस भगवान को मानते हैं ना, ईसा मसीह को, मुसलमान कहते हैं कि वो भी हमारे ही पैगंबर थे, जिन्हें ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम, वह यहूदी को, वो भी इस्लाम मानते हैं। इस्लाम के हिसाब से आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे, तो वो जनता तक पैगाम पैगंबर पहुंचाते थे, और वो ऊपर से पैगाम फरिश्ते लेके आते थे। तो ये कह रहा था कि हम ईश्वर के क्या है? प्रतिनिधि हैं। ईश्वर के प्रतिनिधि। ईश्वर का खुद को क्या बता दिया? प्रतिनिधि कहा। और इसने कहा कि राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत का मतलब क्या होता है? राजा जो बोल दिया सही है। राजत्व सिद्धांत का मतलब राजा जिसने बोला वही सही है, और कुछ सही नहीं है, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसने कहा रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति। ज्यादा बोलेंगे, तलवार देख रहे हैं ना, खचाक से काटेंगे। ये लोहा की तलवार है और आपके पास खून है, खचाक से काटेंगे, उड़ जाएंगे यहाँ पर। अब 40 तुर्क सरदारों ने कहा ये गलत है, ये गलत है। 40 तुर्क सरदारों ने कहा ये गलत है, ये नियम हम नहीं मानेंगे। इसने कहा अच्छा, आप नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप मत मानिए, हम 40 दल को ही समाप्त कर देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। 40 दल ने चिल्लाया, इसने उड़ा दिया, 40 दल को ही उड़ा दिया। तो गुलाम वंश में सबसे कठोर शासक बलवन। ईरानी परंपरा को लागू किया बलवन। इस्लाम में नियम नहीं है कि आप सजदा करेंगे, बावजूद इसने खुद का सजदा कराने की परंपरा चालू किया बलवन। खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा बलवन। राजा के राजत्व सिद्धांत यानी जो बोल दिए वही सही है, किसने? बलवन ने। 40 दल को समाप्त कर दिया बलवन। बलवन खुद गुलाम था, किसका? नसरुद्दीन शाह का क्या था? गुलाम था। बलवन को इससे कौन सी उपाधि दिया था? उलूग खान की उपाधि दिया था। बलवन के बाद कैकुबाद आया, किसी काम का शासक नहीं। क्यूमर्स आया, किसी काम का शासक नहीं। इसको उड़ा दिया किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उड़ा दिया। 3 साल तो बचले, 2 शासक, क्यूमर्स और कैकुबाद, कोनो काम के नहीं थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उड़ा दिया और खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी राजा बन गया, खुशी मनाया। तब तक इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी इसी को मार दिया और अलाउद्दीन खिलजी बन गया। किसी को दिक्कत? सर सिया लोग हज करते हैं कि नहीं करते हैं? लोग जी हज सारे लोग करते हैं। देखो यार, सबसे बड़का दिक्कत क्या है ना सिया सुन्नी में, ये लोग मतलब ना आपस में बैठ के बातचीत नहीं, मतलब एक प्री जुडिशियल है कि हम सही हैं तुम सही नहीं हो। अब इन लोग में क्या है समझ में नहीं आता है। रिलीजियस इशू इतना खराब होता है कि इसमें हर इंसान प्री जुडिशियल होता है। पहले से वो डिस्कशन में सोच के आया रहता है कि हम सही हैं, तुमको गलत साबित करने के लिए आए हैं। तुम जब तक बोलोगे वो इंतजार करेगा, चुप हो रहे हो कि नहीं, जैसे चुप हो गया अपना बतिया बोल देगा। इसलिए रिलीजियस चीजों से हट के रखना चाहिए। समझ में आएगी नहीं, उल्टा सीधा कर देगा। आप देखें ना रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कितना खराब होता है। हम तहरीके लब्बैक पार्टी को बोले, इन्होंने कह दिया कि मुसलमानों को बोला। आप चिल्लाते रह जाइए लेकिन नहीं सुनेगा। आप कहो कि पूरा वीडियो देख लो, नहीं देखेंगे। तो इसलिए रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत खराब होता है, आप इन्हें नहीं सुधार सकते।
साइड रहिए। आगे बढ़े। अरे भाई बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मेरी ओर ध्यान से समझिए। अब इसमें ममलूक वंश क्या हो जाता है। ये तो रही बात, गुलाम वंश को गुलाम इसलिए कहा जाता था कि ये गुलाम थे, लेकिन गुलाम भी तो किसी खानदान से आते होंगे। जैसे मान के चलिए हम अपना कोई गुलाम रखें, तो भैया वो गुलाम भी तो किसी ना किसी खानदान से आता होगा ना। तो ज्यादातर गुलाम ममलूक वंश से आते थे, इसलिए इसे ममलूक वंश भी देखा गया था। ये आगे समझाएंगे आपको। अभी इतना देखिए, बात मेरी ओर समझिए। ये बात हकीकत है कि ज्यादातर इसके शासक जो थे वो गुलाम थे। देखिए, ये ज्यादातर शासक इसके जो थे वो गुलाम थे, लेकिन ये किसी ना किसी फैमिली से आते होंगे। उस फैमिली का कोई ना कोई वंश होगा। इसमें ज्यादातर किस वंश से आए? ममलूक वंश से आए। तो ज्यादातर आए ममलूक वंश से इसमें आए थे सर। ऐसा नहीं है कि ये केवल गुलाम वंश थे सर और कोई मतलब कहीं से फैक्ट्री से उठ के आते थे सर। इनका पहले से भी वंश था। इस वंश गुलाम वंश के अंतिम शासक दो ठो, क्यूमर्स और कैकुबाद। कैकुबाद, क्यूमर्स। गुलाम वंश के अंतिम दो शासक क्यूमर्स और कैकुबाद। इन दोनों ने 3 साल तक शासन किया। इनके शासन को उजाड़ दिया किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसने उजाड़ दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खुद राजा बना और कहा कि आज से ये खिलजी वंश हो गया। जितना बैनर पोस्टर लगा हुआ है सब पर नाम चेंज करो। सारे का नारे का नाम क्या रहेगा? खिलजी वंश नाम रहेगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? गुलाम वंश के समय दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंश हो गए थे, जिसे होयसल वंश हो गया, द्वार समुद्र हो गया। ये सब हम आपको पढ़ाए थे। आपका वारंगल का हो गया, वारंगल के शासक हो गए, प्रताप रुद्रदेव हो गए। ये लोग दिल्ली सल्तनत के वक्त में नीचे में शासन कर रहे थे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। खिलजी वंश के बारे में कल समझाएंगे। आज के लिए इतना। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। ये छोटा सा वंश रहा है, इसमें एक ही शासक अच्छा रहा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। वो सबसे खतरनाक वही था इस वंश का।